हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 के जो विज्ञान विषय है उसके अध्याय 3 धातु एवं अधातु के पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे और उन्हें समझेंगे कि पार्ट 3 में पार्ट 3 जो वीडियो है उसमें हमें धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है उनके बारे में हम देखेंगे और उनको विस्तृत जानकारी लेंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पे हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पर देख लीजिए, उसे बेहतर तरीके से समझाया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए आज हम पार्ट 3 में पढ़ते हैं धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है, उनके सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमसे कह रहा है ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातु की जो अभिक्रियाएं हैं वो देखी हैं। धातुओं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती हैं? 9वीं कक्षा में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा था उसको याद कीजिए कि ये कैसे होते थे। हमने जाना कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसें की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। तो जो उत्कृष्ट गैसें होते हैं या जिन्हें हम अंग्रेजी में नोबेल गैस कहते हैं, कभी कभी उन्हें हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, तो ये जो होते हैं वो इनके अष्टक जो होते हैं ये पूर्णतः भरे होते हैं। इनके लास्ट ऑर्बिट अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये पूर्ण कोष्ठक भरे हुए रहते हैं, इसीलिए ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बहुत कम ही भाग लेते हैं। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रकृति के रूप में समझ सकते हैं। तो जो ये अभिक्रियाशीलता है तो हम कह सकते हैं कि जो अष्टक के ऊपर डिपेंड रहते हैं या संयोजकता के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो कोई भी तत्व है इनके लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो उन्हीं पे डिपेंड करेंगे कि ये कितने अभिक्रियाशील है, कितने कम अभिक्रियाशील है, कौन सी धातुएं अब ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सी धातुएं कम अभिक्रियाशील है, अधातुएं कैसी प्रवृत्ति में होती है। ये सभी जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके सीखेंगे और जानेंगे तो हमको पता चलेगा कि उनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी प्रवृत्ति को हम लोग पूर्णतः जान सकते हैं और समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। सारणी 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में माने लास्ट ऑर्बिट में, बाह्यतम कोष उसके हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में लास्ट ऑर्बिट होता है, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने आपको बताया था कि मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, तो कोई भी ये हमारा टोटल जो है कि सोडियम है, तो सोडियम के जितने भी द्रव्यमान रहते हैं उसके नाभिक में केंद्रित रहते हैं और नाभिक में स्थित रहते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी तत्व के नाभिक में क्या रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। किसी भी तत्व के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जितनी होती है वही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो इसके नाभिक में केंद्रक में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, जबकि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाह्यतम कक्षा में लास्ट ऑर्बिट जो रहेंगे, ऑर्बिट रहते हैं उनके बाह्य चारों ओर वो मूव करते रहते हैं और घूमते रहते हैं। तो हम इसे देखे थे कि कोई भी तत्व होते हैं उसके 3 मुख्यतः कण होते हैं। सबसे सूक्ष्म 3 मुख्यतः कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो जब हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखे थे तो हमारा था 2, 8 और 1। तो कोई भी तत्व जो होते हैं वो अपना डुएट और अष्टक पूरा करते हैं, लेकिन जब उनके लास्ट ऑर्बिट में अगर 1, 2, 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उनका त्याग कर देते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं। तो हमने देखा था कि जो इस सोडियम होते हैं उनके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। यदि हम अपने एम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं तब एल कोष इसका बाह्यतम कोष बन जाता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो कोष होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, वो मुख्यतः 4 होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो के, एल, एम, एन, ये हमारा प्रथम और कोष होता है, ये हमारा द्वितीय कोष होता है, ये हमारा तृतीय कोष होता है और ये हमारा क्या होता है, चौथा कोष होता है।
तो अब देखिए कह रहा है यदि अपने m कोष के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। अब m एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अगर m एक l त्याग देगा तो ये l हो जाएगा। अगर मान लीजिए l अपना त्याग देगा तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। n अपना त्याग देगा तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं, जिसमें अस्थाई अष्टक, इसी अष्टक को हम लोग ऑक्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये किसी भी तत्व जो होते हैं वो अस्थाई होने के लिए अभिक्रिया करते हैं, त्याग करते हैं इलेक्ट्रॉन का या ग्रहण करते हैं। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है। तो ये हमारा सोडियम है, इसमें कितने परमाणु संख्या होते हैं, तो ये परमाणु संख्या इसके 11 है। और परमाणु संख्या का डिफिनीशन भी हमने देखा था कि जितनी प्रोटॉन की संख्या रहती है वही किसी भी तत्व का परमाणु संख्या होता है। जबकि परमाणु द्रव्यमान है किसी तत्व का, तो हम कहे थे कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जितनी संख्या होगी वही हमारा क्या कहलाता है, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो हम जानते हैं कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है और संकेत क्या होता है, Na होता है, और परमाणु संख्या 11 होते हैं। इसका मतलब है कि सोडियम में प्रोटॉन कितना है, 11 है, तो न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे न्यूट्रॉन। तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 10 होने के कारण इनमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धनायन Na+ प्रदान करती है। तो सोडियम क्या प्रदान करती है, Na माने धनायन प्रदान करती है। दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लोरीन का जब हमने देखा था तो उसकी परमाणु संख्या कितनी थी, 17 थी। और जब 17 था और परमाणु द्रव्यमान क्या था, 35.5 था। तो जब इसके अष्टक पूरे आएंगे तो 2 8 तो कितना, 2 8 10 और 7 बचे। तो इसके बाहरी कक्षा में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी नहीं, ये क्या करेगी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है कि किसी दूसरे से ले लेगी। तो जब ये दूसरे से लेती है तो ये क्या होता है, ये ऋणायन बनाती है। क्या बनाती है, ऋणायन बनाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, क्लोरीन पे हमारा निगेटिव चार्ज आ जाता है। जबकि हम देखते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो क्या हो जाती है, वो धनायन बनाती है। अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। तो जो सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसको क्या करेगा, क्लोरीन ग्रहण कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो क्लोरीन होते हैं उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है हमारा। क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक वेट हमारा क्या हो जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन कितना है, 17, तथा इसके K, L, M कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो K, L एवं M कोष है, ऑर्बिट है, तो उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन Cl- प्राप्त होता है। इसलिए यह दोनों तत्व के बीच निम्नलिखित प्रकार से आदान प्रदान का संबंध चित्र 3.5 में स्थापित हो जाता है। तो जैसा कि अब हम चित्र में देखते हैं तो 3.5 में हमको क्या, सोडियम क्लोराइड का निर्माण दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या था, सोडियम था। सोडियम को हमने देखा था तो कितने थे, 2 8 1 थे। अब 2 8 1 है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग करके क्या हो गया है, Na+ बनाया है। जबकि हमने क्लोरीन को देखा था तो क्लोरीन में जो होते हैं कि वो 17 होते हैं, तो 2 8 और 7 होते हैं। तो क्लोरीन क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये क्या बनाता है, क्लोराइड ऋणायन बनाता है। अब देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाए, इसको धनायन भी कहते हैं, धनायन, और ये हमारा क्या हो जाता है, ऋणायन, ऋणायन। अब देखिए ये जब सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाएगा, Na एक इलेक्ट्रॉन, और Cl देखिए तो इसके कितने थे, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और क्लोरीन को भी क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा।
और ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम भी स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाता है, इसी मैंने स्थिर हो जाए तो दोनों मिल के क्या बना देते हैं, NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग देखते हैं कि ये एक स्थिर यौगिक है, किसी से अभिक्रिया बाद में करता है, जैसे इसमें स्थिरता आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2 8 1 है, जबकि अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो 2 8 रह जाते हैं। ये क्या है, सोडियम धनायन है, जबकि क्लोरीन को यहाँ देखिए Cl क्लोराइड आयन बनाता है। क्लोरीन में 2 8 7 होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा लेता है, 2 8 8 18 पूरा लेता है। और 18 किसका होता है, तो हम जानते हैं कि आर्गन का होता है। तो आर्गन क्या है, स्टेबल है। तो हर कोई तत्व जो होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं, और ये स्टेबल होकर क्या बना लेता है, तो क्लोराइड ऋणायन बना लेता है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaCl नमक बनाता है या सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहते हैं, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 है, तो ये एक आ जाता है यहाँ पे 8, और ये दोनों जो होते हैं वो स्टेबल होकर NaCl बनाते हैं। अब हम आगे देखते हैं सारणी 3.3 में कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे देखिए कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने के लिए एक मोटा मोटी जो है कि हम इसको सीखते हैं, इस पर हम एक और वीडियो बना हुआ है, जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे हम मोटा मोटी यहाँ पर सीख लेते हैं थोड़ा। तो हमारे ऑर्बिट जो होते हैं, कोष होते हैं, वो हम जाने हैं कि हमारे पास 4 कोष होते हैं, K L M N, ये सभी कोष होते हैं। तो K जो होते हैं उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। M में जो होते हैं वो हमारा M जो ऑर्बिट आता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और N में हमारा 32 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आप देख सकते हैं तो L में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे, 8। तो हमारा जो K होगा उसमें मैक्सिमम 2 रहेगा, L में 8 रहता है, 10 नहीं रहता है, 8 रहता है। इसमें क्या है, 18, इसमें 32। तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होता है 2 8 8 18 18 32। ये इसमें पूरा टोटल तत्व आ जाते हैं यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। अब हमारा ये कोष है KLM 4 कोष है। उसी तरह से हमारा सब ऑर्बिट जो होते हैं S P D F, S में जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में हमारा जो होता है 6 होता है, D में हमारा 10 होता है, F में हमारा 14 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए सबसे पहले जो हमारा है, तो हम किसी तत्व को लेते हैं, तो मान लीजिए हमने हाइड्रोजन को लिया। अब हमको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो हाइड्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक हमारा ऑर्बिट है, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1, इसका मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन है। जब हम हीलियम को लिखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा एक ऑर्बिट में S। अब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, अब 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम लिथियम को लिखते हैं तो हमारा लिथियम में कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ देखिए 1s2। अब हम जानते हैं कि जो हमारा S और S होता है सब ऑर्बिट, उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितना रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अब हमको P में जाना होगा। तो जब हम P में जाएंगे तो P से पहले अगर हमने देखा है तो मैक्सिमम जो होते हैं S में कितने रह सकते हैं, 2 में। तो पहला ऑर्बिट में हमने देखा था कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसीलिए अब हम क्या करना होगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन, तब हम दूसरे कोष में जाएंगे। किस में जाएंगे, दूसरे कोष में जाएंगे। इसका मतलब क्या, हम L में जाएंगे। तो हम जानते हैं कि L में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब देखिए तो हमको लिथियम के लिए क्या लिखना होगा ना, हम दूसरे ऑर्बिट में आ गए तो यहाँ लिखेंगे 2s1। अब देखिए 2 1 3, तो ये हमारा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगर आपको बेरिलियम का लिखना है तो 4 होता है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2। ये जो है कि हमारा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, या इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 2 2।
क्या लिख सकते हैं, 2 2। अगर हमको बोरन पूछेगा तो कितना होता है, 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1s2 2s2। अब क्या है, एस में 2 हो गया, अब इसमें भी 2 हो गया, तो अब क्या होता है, तो हम जानते हैं कि एल में कितने रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो एल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एल जो होते हैं, एल के 2 सब ऑर्बिट होते हैं, एस और पी। तो एस में तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तब क्या लिखना होगा, 2p1। क्या हो जाएगा, तो बोरॉन का हमारा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p1। यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा बोरॉन का। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 2 1। अगर इसी तरह से आपको मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा है कैल्शियम का, हम लिखते हैं, तो कैल्शियम का देखिए हम कैसे लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि कैल्शियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 20 होता है। Ca 20 होता है परमाणु संख्या। अब हमको लिखना है इसका, तो हम क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। अब क्या हो जाएगा, 2p6 हो गया। अब क्या होगा, 3s2 और 3p। अब देखिए हमारा कितना लिख लिए, तो 2 4 और 6, 10 2 12 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो 12 6 18। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम का हो जाएगा। अब देखिए हमारा पहला ऑर्बिट में कितना है, 2 है, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2। दूसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। अब देखिए तीसरे में कितना है, तो तीसरे में भी 8। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आर्गन का हो गया। ये किसका हो गया, आर्गन का। अब देखिए 18 है, अब हमको चाहिए कितना, 20 चाहिए। तो हम जानते हैं कि अब 3 में क्या होता है, तो D होता है, तो D2। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम का। अब ये कैल्शियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2882। ये किसका विन्यास है, ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए अगर इसी तरह से हमको पूछे जिंक का, अब हम जानते हैं जिंक का कितना होता है, 30। तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 D10। अब देखिए कितना हुआ, तो 2 4 2 और 2 4 और 6 10 10 2 12 और 6 18 18 10 28। अब हमको कितना चाहिए, 2, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3p6। अब हो जाएगा यहाँ पे, जब हम D में हो गया, अब हम 4 में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 4s2। क्या हो जाएगा, 4s2। ये हमारा क्या हो जाएगा, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जिंक का। अब देखिए जोड़ के, तो क्या हो जाएगा, 2। यहाँ देखिए 2 में कितना है, तो यहाँ 2 है, ये 6 है, तो कितना हो जाएगा, 8। 3 में कितना है, तो 2 और 6 8 और 10 18। अब कितना हो जाएगा, 18 यहाँ हो गया। तो देखिए यहाँ 10 18, अब बचा 2। तो ये क्या हो जाएगा, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं तत्वों के प्रकार और उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हैं, ये आप याद भी रखिएगा, या आपको बेहतर होगा कि 1 से 30 तक तत्व को लिखिएगा, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा। अगर लिखने में कोई परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसे और भी बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। अगर आपको फिर भी दिक्कत होगा तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए, यहाँ तत्व के प्रकार दिए हुए हैं, यहाँ तत्व दिया हुआ है, यहाँ हमारा परमाणु संख्या दिया हुआ है, और ये कोष की संख्या दी हुई है, ऑर्बिट दिया हुआ है KLMN। अब देखिए यहाँ उत्कृष्ट गैस है, तो उत्कृष्ट गैस को हम लोग अंग्रेजी में इनर्ट भी बोलते हैं, नोबेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबेल गैस, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, ये सभी उत्कृष्ट गैस है। तो हमारा देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि जिस तत्व के लास्ट ऑर्बिट में या अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। जैसे हमारा देखिएगा तो आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सभी जो हैं कि ये सभी अक्रिय गैस है। इन सभी के लास्ट ऑर्बिट में, हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं, अन्यथा सभी के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अक्रिय गैस हैं। अब धातुएं जो होंगी, धातुएं के लास्ट ऑर्बिट में मुख्यतः आप देखिएगा
तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु जो होंगे उनके अंतिम कक्षा में, अंतिम कोष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाए। जो अधातु होंगे उनके लास्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि उत्कृष्ट गैस होते हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो उपधातु होंगे, उपधातु को आप देखिएगा तो उनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो उत्कृष्ट गैस देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, परमाणु संख्या 2, 10, 18, लास्ट ऑर्बिट में 2 है। यहाँ भी देखिए लास्ट ऑर्बिट में 2 है, आर्गन के भी लास्ट ऑर्बिट में 2 है, 8 है। तो ये क्या है? ये उत्कृष्ट गैस है। अब धातुओं का देखिए तो लास्ट ऑर्बिट में 1 है, 2 है, 3 है, फिर 1 है, 2 है। तो ये सभी क्या है? ये सभी धातुएं हैं। अधातु जो होंगे उनके लास्ट ऑर्बिट में हमने कहा है 5, 6, 7 होंगे। तो देखिए लास्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7, 5, 6, 7, ये सभी क्या है? ये अधातुएं हैं। अब हमें आगे कह रहा है, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत बंध स्थिर वैद्युत बल से बांधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड के अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय है। तो जो सोडियम क्लोराइड होते हैं वो आयन के रूप में नहीं, इसके आयनों के रूप में पाए जाते हैं, अणु के रूप में नहीं पाए जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? आयनों का समुच्चय है। क्या है सोडियम क्लोराइड? तो आयनों का समुच्चय है। जो अणु है वो अणु के रूप में नहीं है। आगे हम देखते हैं, अब एक और यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को चित्र 3.6 में दर्शाया गया है। जैसा आप देखिए यहाँ हमारा मैग्नीशियम है। अब हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम होते हैं उनकी जो परमाणु संख्या है वो 12 है। अब परमाणु संख्या 12 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8, 2, या जब हम शब्दों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब देखिए 3s2 हो जाएगा, 12 है, 3s2। अब देखिए लास्ट ऑर्बिट में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। क्या करते हैं? तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं और Mg यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? ये संयोजकता हो जाएगा, 2e, 2 का ये त्याग कर रहे हैं। उसी तरह से अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरीन को हम देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? क्लोराइड आयन बनाता है। तो क्लोराइड आयन क्या हो जाता है? 2, 8, 8। ऐसे क्लोरीन को देखते हैं तो क्या हो जाता है? 17, 2, 8, 7, और 1 इलेक्ट्रॉन को ये लेकर 2, 8, 8 क्लोराइड आयन बनाता है। अब देखिए मैग्नीशियम जो होंगे वो क्लोरीन से मिलेंगे 2 बार। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर संयोजकता है मैग्नीशियम का वो कितना है? 2 है। तो हम इसीलिए मैग्नीशियम की संयोजकता को ऊपर लिखते हैं। तो देखिए अब 2 क्लोराइड से मिलके क्या बनेगा? तो MgCl2, ये 2 क्लोराइड से मिलकर ये बनाता है MgCl2। तो ये हमारा MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब हम आगे देखते हैं, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक, वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। तो जो भी धातु से अधातु से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन का नाम बता सकते हैं? तो ये क्या हो जाता है? मैग्नीशियम हो जाता है। ये क्या है? मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम हो जाता है, मैग्नीशियम आयन। और ये क्या हो जाता है? क्लोराइड आयन हो जाता है। ये जो होता है मैग्नीशियम, ये धनायन होते हैं, धनायन होते हैं, और जो क्लोराइड होते हैं वो हमारा ऋणायन होते हैं। क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। अगर देखा जाए तो एक तरह से इसे हम लोग क्षारीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय मूलक भी कहते हैं। और ये जो हमारा होता है अम्लीय मूलक होते हैं। अम्लीय मूलक इसलिए ये होते हैं क्योंकि ये अधातु होते हैं, और हम जानते हैं अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रवृत्ति में क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, जबकि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्राकृतिक में जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अब हम आगे देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो जो आयनिक यौगिक है उनके गुणधर्म क्या क्या है, उन सभी बिंदुओं पर अब हम चर्चा करते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए
आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप को करते हैं। इसके लिए हम क्रियाकलाप 3.13 को देखते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड NaCl और पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा Ki। बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये हमारा क्या है बेरियम क्लोराइड है। या किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए, या आपको मन हो तो कोई और लवण भी ले सकते हैं। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है, तो इन लवण की भौतिक अवस्था क्या है उनके बारे में भी चर्चा करना है। तो जो हमारा नमक है वो सॉलिड होगा, Ki भी ये सॉलिड होगा। बेरियम क्लोराइड ये जो एक्वस होगा जलीय विलयन में, ये भी सॉलिड होगा। धातु के स्पैचुला पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए, इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए। अब नमूनों के साथ यही प्रक्रिया दोहराइए। क्या आप देखते हैं, क्या ये नमूने ज्वाला के रंग प्रदान करते हैं? क्या यौगिक पिघलते हैं? नमूनों को जल, पेट्रोल एवं किरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए। क्या ये घुलनशील है? चित्र 3.8 की तरह एक परिपथ बनाइए और किसी एक लवण से विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। आप क्या देखते हैं? इस प्रकार का अन्य लवणों का नमूना की जांच कीजिए। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ये स्पैचुला पर लवण के नमूने को हम लोग गर्म कर रहे हैं और ये हमारा चित्र 3.8 में लवण के विलयन की चालकता की जांच, इससे हमको वो चालक है या कुचालक है। अगर धातु होंगे तो चालक होगा, अगर अधातु होंगे तो विद्युत का कुचालक होते हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर। अब हम आगे सारणी 3.4 में कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं कथनांक, तो यहाँ पर कुछ आयनिक यौगिक हैं, उनके गलनांक और कथनांक दिए गए हैं, जो आप कुछ यौगिकों के याद कर लीजिएगा। जैसे नमक जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे, तो इसके जो गलनांक होता है 1074 केल्विन पर ये होता है, और जो क्वथनांक है वो हमारा क्या है तो 1686 है। इसी तरह से लिथियम क्लोराइड का 887 है और क्वथनांक 1600 है। कैल्शियम क्लोराइड का 1045 है, क्वथनांक जो है हमारा 1900 है। कैल्शियम ऑक्साइड का 2850 है और क्वथनांक जो है कि 3120 है। यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड का देख सकते हैं तो गलनांक हमारा 981 है और क्वथनांक हमारा 1685 है। आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। तो अब हमारा पहला है भौतिक प्रकृति। तो आयनिक यौगिक होते हैं, उनकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो भौतिक प्रकृति, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होंगे वो धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण जो बल होता है उसके कारण जो ये आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। अब हमारा दूसरा है गलनांक एवं क्वथनांक। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत आंतराणविक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अब हमारा तीसरा जो गुणधर्म है वो है घुलनशीलता। तो ये घुलती है कि नहीं वो हमारे कह रहा है। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा किरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में विलय होते हैं। तो घुलनशीलता जो होती है कि इनमें विद्यमान होती है और ये जल में घुलनशील भी होते हैं और किरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में ये विलय भी हो जाते हैं। अब हमारा चौथा गुणधर्म है विद्युत चालकता। क्या है हमारा विद्युत चालकता? तो जो होते हैं किसी विलयन से जब हम विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते। तो जो ठोस अवस्था में रहेंगे वो हम देखते हैं कि वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था से दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं हो पाती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी प्रवृत्ति चेंज होगी और ये द्रव अवस्था में आएंगे तो ये विद्युत का चालन करने लगते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाती है। इसलिए आयन स्वतंत्रता रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन भी करते हैं। अब हम इसके
प्रश्नों को देखते हैं और एक बार चर्चा करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो अब हमारा देखिए सोडियम ये है, तो सोडियम में हम जानते हैं 2 8 1 होते हैं। कितने होते हैं? 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो सूत्र है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एक यहाँ पे हम लोग डॉट कर देते हैं या कभी कभी Na+ भी कर देते हैं। ये आयन के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। अगर हमको इसी के लिखना हो ऑक्सीजन को, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है, तो परमाणु संख्या 8 होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 6, ये इसको हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा, 2p 2 6 6 2 8 होता है परमाणु संख्या। तो अब देखिए हमारा क्या हो गया, 2 4 4 8 हो गया। अब देखते हैं तो इसके लास्ट जो ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, क्योंकि 2 में देखिए तो 2 में कितने हैं, 2 और 4 6, तो 6 है। अब देखिए ये ऑक्सीजन क्या करता है, 6 है, तो ये दो तरफ से अब इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पुराने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और चाहिए अष्टक पुराने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि ये यहाँ पर 2 लेंगे तो ये किसी से लेंगे, तो क्या होगा, किसी से लेंगे तो उसका साइन आ जाएगा। अगर यहाँ ले रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ खाली स्पेस है, तो इसका जो बिंदु साइन होगा या बिंदु संरचना है इलेक्ट्रॉन का, ये ऑक्सीजन का हमारा ये नहीं होगा। इस तरह से ये हमारा क्या है, बिंदु संरचना है। ठीक है, सोडियम का ये बिंदु संरचना है। अब हमको कह रहा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम Mg होते हैं। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 8 2, इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक में 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए लास्ट ऑर्बिट में 2 है, तो इसकी परमाणु संरचना को कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा। तो हम लोग 2 डॉट के द्वारा लिख सकते हैं, जैसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ये, या हम ऐसे भी लिखते हैं धनायन के रूप में 2+। तो ये सभी है। अब हम तो कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन बिंदु, अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2CO3 क्या है, NO2CO3। तो Na2CO3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अब इसको देखिए, आप समझिए यहाँ पे। अब यहाँ जैसे ये हमारा सोडियम हो गया। अब हमारा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को Na2, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, Na2O। अब Na2 माने सोडियम 2 है, तो Na अब हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन है Na2O, अब हम O के लिए क्या करेंगे, तो वो हो गया। अब हम जानते हैं कि O में कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब यहाँ 6 हो गए। अब यहाँ सोडियम में 1 होते हैं, तो एक हमारा यहाँ बिंदु है, एक हमारा यहाँ बिंदु, तो ये दोनों यहाँ चला आएगा। अब यहाँ एक, यहाँ एक। अब देखिए दोनों को क्या हो गया, ये तो ऑक्सीजन में भी अब 8 हो गया, ये दोनों खिया दिया, तो इसमें भी अब 2 8 हो गए, इसमें भी 2 8 हो गए, और ये भी क्या हो गया, 2 6 हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन भी 8 हो गया, ये सभी 8, तो दोनों मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, Na2O हो जाएगा। ठीक है, या अब आगे देखिए हमारा MgO है। अब Mg हम जानते हैं कि इसमें कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ऑक्सीजन हमारा क्या है, वो इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब देखिए ये दोनों, इसको मैग्नीशियम दोनों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। तो ऑक्सीजन के पास 8 हो जाएंगे और मैग्नीशियम भी 8, तो दोनों 8 8 हो जाएंगे, तो दोनों स्टेबल हो जाता है। तो क्या होगा, Mg, और देखिए ये त्याग देगा और ये ग्रहण कर लेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, Mg+2, और यहाँ देखिएगा तो 2 2 और ये 2, ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। ये 2 त्याग रहा है और ये 2 ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। अब हम आगे देख रहे हैं इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है। तो यहाँ पर आप देखिए इन यौगिकों में हमारा कौन सा आयन उपस्थित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे सोडियम ऑक्साइड में
यहाँ देखिए सोडियम ऑक्साइड में यहाँ क्या है, तो हमारा जो सोडियम है वो धनायन है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, ऋणायन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, Mg हमारा धनायन है, Mg हमारा धनायन है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, ऋणायन है। क्या है, ऑक्सीजन हमारा ऋणायन है। अब हमको कह रहा है तीसरा प्रश्न कि आयनिक जो यौगिक होते हैं उनका गलनांक जो होता है कि उच्च क्यों होता है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि आयनों के बीच जो रहते हैं, दो अगर आयन है यहाँ पे, जैसे Mg को हमने लिया तो यहाँ पे जो आयन है दो, ये क्या करते हैं, इनके बीच में मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ दो, तो ये दोनों जो है कि एक दूसरे से बीच में बहुत ही मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन्हें तोड़ने के लिए, आयनिक यौगिकों को तोड़ने के लिए हमें उच्च गलनांक की आवश्यकता पड़ती है। अब हम आगे पार्ट 4 में धातु की प्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह से आप हमारे चैनल को प्यार देते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस अध्याय से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड आपको कोई समस्या है तो आप लिखिएगा और भी बेहतर तरीके से हम उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है या समझने में भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय।